संविधान की शुरुआत सीधे अधिकारों से नहीं होती। सबसे पहले संविधान एक बुनियादी सवाल का जवाब देता है। भारत है क्या? ये देश किस तरह का राष्ट्र है? इसकी सीमाएं क्या हैं और इसका स्वरूप कौन तय करता है? इन सवालों का उत्तर संविधान के भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 11 में दिया गया है। यहीं से भारत की राजनैतिक पहचान शुरू होती है। सबसे पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, ये कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। संविधान ये नहीं कहता कि भारत राज्यों का महासंघ है, ये कहता है राज्यों का संघ। इसका मतलब है भारत एक अविभाज्य इकाई है। राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते। यानी भारत की एकता संविधान द्वारा सुरक्षित है, किसी समझौते द्वारा नहीं। अनुच्छेद 1 भारत के नाम, उसके स्वरूप और उसकी अखंडता की संवैधानिक घोषणा है। अब आता है अनुच्छेद 2। ये अनुच्छेद संसद को ये शक्ति देता है कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सके। अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है, तो संसद कानून बनाकर उसे स्वीकार कर सकती है। ये शक्ति भारत की सीमाओं को लचीला बनाती है, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह संसद के हाथ में रहता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 3। ये अनुच्छेद संसद को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार देता है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है या एक नया राज्य बना सकती है। यहां एक बात समझना जरूरी है, राज्यों की सहमति यहां आवश्यक नहीं है। यानी राज्य संविधान से बने हैं, संविधान राज्य से नहीं। ये प्रावधान भारत को मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाता है। अब एक स्वाभाविक सवाल उठता है, इतनी बड़ी शक्ति संसद को क्यों दी गई? इसका उत्तर छिपा है भारत के इतिहास में। भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन समय समय पर जरूरी था। अनुच्छेद 3 भारत को समय के साथ बदलने की संवैधानिक क्षमता देता है। अब आता है अनुच्छेद 4। ये अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाएंगे, वे संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी राज्यों के गठन या सीमा परिवर्तन के लिए हर बार संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी। ये प्रावधान प्रशासनिक लचीलापन प्रदान करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 5 से 11, जो नागरिकता से संबंधित हैं। संविधान बनने के समय सबसे बड़ा सवाल था, आज़ादी के बाद भारत का नागरिक कौन माना जाएगा? क्योंकि देश का विभाजन हो चुका था, लाखों लोग इधर उधर आ जा रहे थे। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय जो व्यक्ति भारत में निवास कर रहा था और जिसके माता पिता या स्वयं भारत में जन्मे थे, वो भारत का नागरिक होगा। ये अनुच्छेद स्थिरता लाने का प्रयास था। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में है। ये कहता है यदि कोई व्यक्ति विभाजन के बाद भारत आया है और कुछ शर्तों को पूरा करता है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये प्रावधान मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। अनुच्छेद 7 उन लोगों से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। संविधान यहां स्पष्ट करता है कि ऐसे व्यक्ति स्वतः नागरिक नहीं माने जाएंगे जब तक कि वे विशेष शर्तों के तहत वापस न आए हो। ये अनुच्छेद नागरिकता और निष्ठा के संतुलन को दर्शाता है। अनुच्छेद 8 विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए है। यदि उनके माता पिता या पूर्वज भारत से थे, तो वे पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बन सकते हैं। ये भारत को अपने प्रवासी समुदाय से जोड़ता है। अनुच्छेद 9 साफ साफ कहता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो भारत की नागरिकता खो देगा। ये प्रावधान दोहरे नागरिकत्व को नकारता है। अनुच्छेद 10 नागरिकों को निरंतरता की गारंटी देता है। जो व्यक्ति संविधान के अनुसार नागरिक है, वो तब तक नागरिक रहेगा जब तक कानून के अनुसार नागरिकता न छीनी जाए। और अंत में आता है अनुच्छेद 11। ये अनुच्छेद संसद को ये अधिकार देता है कि वो नागरिकता से जुड़े भविष्य के कानून बनाए। यानी नागरिकता कोई स्थिर अवधारणा नहीं, बल्कि समय के साथ विकसित होने वाली प्रक्रिया है। भाग 1 हमें ये सिखाता है कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये एक संवैधानिक इकाई है। ये भाग भारत की एकता, उसकी सीमाएं और उसकी नागरिकता की नींव तय करता है। यहीं से संविधान नागरिक और राज्य के रिश्ते की शुरुआत करता है। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे संविधान के सबसे प्रभावशाली हिस्से में, मौलिक अधिकार। वो स्थान जहां नागरिक राज्य के सामने सिर्फ आज्ञाकारी नहीं, बल्कि सशक्त बनता है। संविधान का पार्ट 3,
भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर पार्ट 1 भारत की पहचान तय करता है, तो पार्ट 3 भारत के नागरिक की शक्ति तय करता है। यहीं से तय होता है राज्य क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। सबसे पहले संविधान स्पष्ट करता है राज्य आखिर है कौन। आर्टिकल 12 बताता है कि राज्य में शामिल हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभाएं और वे सभी संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं। यानी मौलिक अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ ही लागू होते हैं, न कि निजी व्यक्ति के खिलाफ। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार सर्वोच्च। आर्टिकल 13 संविधान की चेतावनी है। ये कहता है अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो वो कानून शून्य और अमान्य होगा। यहीं से जुडिशियल रिव्यू की शक्ति पैदा होती है। राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 कानून के सामने समानता। राज्य किसी के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। कानून सबके लिए एक जैसा होगा। समान परिस्थिति, समान व्यवहार। आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक। राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भेदभाव नहीं माने जाते। आर्टिकल 16 समान अवसर। सरकारी नौकरियों में हर नागरिक को समान अवसर मिलेगा। रिजर्वेशन समानता का विरोध नहीं, समानता को पाने का साधन है। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत। छुआछूत सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं, संवैधानिक अपराध है। इसका उल्लंघन दंडनीय है। आर्टिकल 18 उपाधियों की समाप्ति। राज्य कोई ऐसी उपाधि नहीं देगा जो असमानता पैदा करे। भारत नागरिकों का देश है, खिताबों का नहीं। राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 16 स्वतंत्रताएं। बोलना, लिखना, एकत्र होना, संघ बनाना, आवागमन, व्यवसाय। लेकिन ये स्वतंत्रताएं पूर्ण नहीं हैं। राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। आर्टिकल 20 अपराधों में सुरक्षा। कोई व्यक्ति पीछे से अपराधी नहीं बनाया जा सकता। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा। जीवन का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं। गरिमापूर्ण जीवन, निजता, स्वच्छ वातावरण सब इसी आर्टिकल से निकले हैं। ये संविधान का सबसे जीवंत आर्टिकल है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से सुरक्षा। राज्य किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता। प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी सीमाओं में बांधा गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 मानव शोषण पर रोक। बेगार, मानव तस्करी, जबरन श्रम अपराध हैं। मानव गरिमा संविधान की मूल शर्त है। आर्टिकल 24 बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खतरनाक कार्यों में नहीं लगाए जा सकते। बचपन संरक्षण का विषय है, श्रम का नहीं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 धर्म पालन की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बिगाड़ी जा सकती। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं अपने आंतरिक मामलों का स्वयं प्रबंधन कर सकती हैं। आर्टिकल 27 धार्मिक कर पर रोक। राज्य किसी धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं वसूल सकता। आर्टिकल 28 शिक्षा और धर्म। सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा बलपूर्वक नहीं दी जा सकती। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 टू 30। आर्टिकल 29 संस्कृति की रक्षा। अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति संरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थान। अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं। ये विविधता की संवैधानिक सुरक्षा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा। अगर मौलिक अधिकार टूटें तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरारी, क्वो वारंटो। आर्टिकल 33-34 विशेष परिस्थितियां। सेना,
अर्धसैनिक बल, मार्शल लॉ, इनमें मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं, लेकिन संविधान के भीतर आर्टिकल 35 संसद की शक्ति, कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने का कानून सिर्फ संसद बना सकती है। ये नेशनल एकरूपता सुनिश्चित करता है। समापन, मौलिक अधिकार राज्य से मांगे नहीं जाते, वे संविधान से जन्म लेते हैं, और संविधान जनता की संप्रभु इच्छा का परिणाम है। इसलिए नागरिक लोकतंत्र का विषय नहीं, लोकतंत्र की नींव है।